आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद रेग्मी आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के इस क्रम में हम लोग विवाह प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक में वर वरण के बारे में बताया गया है कि वर वरण जो है वह कैसे समय में करना चाहिए। धरणि देवोऽथवा कन्यका सोदरः शुभ दिने गीतवाद्यादिभिः संयुतः वरवृत्तिं वस्त्रयज्ञोपवीतादीना ध्रुवयुतिर्वन्यपूर्वात्रैराचरेत्। धरणि देवः अथवा कन्यका सोदरः। धरणी देव, धरणी कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी के जो देव है वह कौन हो गए हैं? वो हो गए ब्राह्मण। तो धरणी देव अर्थात ब्राह्मण, अथवा कन्यका सोदर, कन्यका जो कन्या के सोदर, सोदर अर्थात भाई, जो कन्या के सगे भाई जो है वह, अथवा ब्राह्मण को शुभ दिने, शुभ दिन में, शुभ दिन में, शुभ दिन, शुभवार, शुभ तिथि, शुभ योग जिस दिन हो उस दिन में गीत वाद्यादि भी संयुत, गीत वाद्य इत्यादि से युक्त होकर के, वाद्य मतलब बाजा इत्यादि, और गीत इत्यादि से युक्त होकर के, गीत संगीत से युक्त होकर के संयुत वर वृत्तिम वस्त्र यज्ञोपवीतादीना, वस्त्र यज्ञोपवीतादीना, वस्त्र हो गया, यज्ञोपवीत इत्यादि से, और भी जो मांगलिक चीजें दी जाती है उनसे युक्त होकर के कौन कौन से नक्षत्रों में? तो कहा कि ध्रुव अर्थात ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन से हो जाएंगे? उत्तरात्रय, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, इन नक्षत्रों में, और वन्य अर्थात कृत्तिका नक्षत्र में, और पूर्वात्रय, पूर्वात्रय अर्थात तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में वर वृत्तिम आचरे। वर वृत्तिम अर्थात वर का जो है वह वृत्ति अर्थात वर्ण करना चाहिए। किसको करना चाहिए? कन्या के सगे भाई को, अथवा कन्या का सगा भाई ना हो तो ब्राह्मण को जो है शुभ दिनों में गीत आदि से युक्त होकर के ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र और तीनों पूर्वा में वस्त्र यज्ञोपवीत इत्यादि दे करके वर का वर्ण करना चाहिए। अब कहा कि गुरुवादी शुद्धि, हमेशा जो है जब विवाह होता है तो स्त्रियों का जो है वह गुरु का बल दिखाया जाता है, और पुरुष का जो है वह सूर्य का बल देखा जाता है, और चंद्रमा का जो बल होता है वह दोनों का देखा जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु शुद्धि वसेना कन्यकानाम समवर्षेषु षडब्दको परिष्ठात् रवि शुद्धि वशात शुभो वराणाम उभयोश्चंद्र विशुद्धितो विवाह। गुरु शुद्धि वसेन कन्यकानाम, कन्यकानाम अर्थात कन्याओं का, गुरु शुद्धि वसेना, गुरु शुद्धि वश से, यानी कि जिस समय में गुरु शुद्ध हो, कन्या की जन्म राशि से गुरु क्या हो, जिस भी राशि में गोचर में गया हुआ हो वह गुरु शुद्ध हो। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने बताया हुआ है, नीचे बताऊंगा। कन्या का नाम गुरु शुद्धि वसेना, कन्याओं का जब गुरु शुद्ध हो तो उसके अनुसार ही समवर्षेषु षडब्द को उपरिष्टात, षडब्द, षट कहते हैं छह, अब्द अर्थात वर्ष, षडब्द कह उपरी, 6 वर्ष से ऊपर में, समवर्षेषु, सम वर्षों में मतलब 6 साल होने के बाद, 6, 8, 10, 12 इत्यादि वर्षों में, क्योंकि पहले के समय में जो विवाह होते थे वह बहुत छोटी उम्र में हो जाते थे, और रजस्वला से पूर्व में ही विवाह कर देते थे। इसलिए यहाँ पर 6 वर्ष से सम वर्षों में कहा गया है, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है वो, अभी की परिस्थिति कुछ और रहती है। ठीक है, अभी के समाज में नॉर्मली विवाह जो है 18, 20, 25 इत्यादि वर्षों में होते हैं। तो पहले के समय में ये था कि 6 वर्ष के बाद में सम वर्षों में विवाह कर सकते थे। तो लेकिन क्या करना है, कन्याओं का गुरु शुद्धि देखना है। तो अभी भी जो है हमेशा विवाह करवाने से पहले कन्या का गुरु शुद्धि देखना जरूरी है। उसके बाद रवि शुद्धि वशात शुभो वराणम, वराणम अर्थात जो वर है, जो लड़का है उसका जो है रवि शुद्धि वशात, सुबह रवि शुद्ध हो तो उसी रवि शुद्ध के अनुसार ही विवाह क्या होता है, शुभ होता है। और उभयो हो, उभयो अर्थात दोनों का, लड़का लड़की दोनों का, चंद्र विशुद्धि तो विवाह, चंद्रमा जब विशुद्ध हो, चंद्रमा जब शुद्ध हो
तभी उस समय पर क्या होता है, विवाह भी क्या होता है, शुभ होता है। अब यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों का बताया गया है कि कौन सा शुभ होता है, कौन सा पूज्य होता है, और कौन सा जो है वह निंदित होता है। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य देखते हैं। सूर्य किसके लिए है? लड़के के लिए है। तो लड़के की जन्म राशि से सूर्य अगर गोचर में तीसरे में हो, छठवें में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, तो ऐसा सूर्य अच्छा होता है। उसी प्रकार से पहले में हो, दूसरे में हो, पांचवें में हो, सातवें में हो, नौवें में हो, तो क्या होता है, पूज्य अर्थात पूजन करवाने के बाद उसको ठीक माना जाता है। और अगर लड़के की जन्म राशि से 4, 8, 12वें में जो है सूर्य गया हो, 4, 8, 12 भाव में अथवा 4, 8, 12 राशि में, ठीक है, तो क्या माना जाएगा? खराब माना जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है दोनों का देखना पड़ता है। तो लड़का लड़की दोनों की राशि से तीसरे, छठवें, सातवें, 10वें, 11वें में अगर चंद्रमा हो, तो उस चंद्रमा को क्या माना जाएगा? शुभ माना जाएगा। पहले में, दूसरे में, पांचवें में, 9वें में हो, पूजन करने के बाद वह शुभ हो जाता है। और 4, 8, 12 में इसमें भी खराब माना गया है। अब जो गुरु है वह लड़की का जो है गुरु शुद्धि देखा जाता है। तो लड़की की जन्म राशि से दूसरे, पांचवें, सातवें, 9वें, 11वें में अगर बृहस्पति हो, उस बृहस्पति को शुभ माना जाता है। पहले में, तीसरे में, छठवें में, 10वें में अगर बृहस्पति हो तो पूज्य, पूजन करने के बाद ठीक माना जाता है। और 4, 8, 12 में हो तो उसको हमेशा निंदित माना जाता है, खराब माना जाता है। और इसके बाद यहाँ पर विवाह के मास बताए गए हैं कि कौन कौन से मासों में विवाह करना योग्य होता है, उत्तम होता है, कौन कौन से मासों में आप विवाह कर सकते हैं। ठीक है। मिथुन कुंभ मृगाली वृषाजगे मिथुन गेपि रवौ त्रिलभे शुचेः अली मृगा जगते करपीडनम भवति कार्तिक पौष मधुस्वपी। मिथुन, कुंभ, मृग अर्थात मकर, अली, वृश्चिक, वृष और अज अर्थात मेष। इसमें रवि अर्थात सूर्य, सूर्य क्या हो, मिथुन राशि में गए हुए हो। अभी इस मिथुन राशि को छोड़ दीजिएगा क्योंकि मिथुन राशि के लिए एक विशेष नियम इधर है, यहाँ से चलते हैं। तो सूर्य जो है वह कुंभ राशि में गए हुए हो, मकर राशि में गए हुए हो, वृश्चिक राशि में गए हुए हो, वृष राशि में गए हुए हो, और मेष राशि में गए हुए हो। अगर ऐसे आप सौर मास के हिसाब से देखेंगे तो कुंभ राशि में सूर्य कब रहेंगे? कुंभ राशि में सूर्य रहेंगे फागुन में, और मकर राशि में सूर्य रहेंगे माघ में, वृश्चिक राशि में सूर्य रहेंगे आपके मार्गशीर्ष में, और वृष राशि में सूर्य रहेंगे ज्येष्ठ में, और मेष राशि में सूर्य रहेंगे बैसाख में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा, कुंभ राशि, जब सूर्य कहाँ पर हो, कुंभ राशि में हो, मकर राशि में हो, अली अर्थात वृश्चिक राशि में हो, वृष राशि में हो, और मेष राशि में हो, तो ऐसे समय में क्या होता है, विवाह उत्तम होता है। फिर उसके बाद मिथुन राशि के लिए एक विशेष नियम बता रहे हैं कि मिथुन गे अपि, मिथुन राशि में जाने पर भी सुचे हे त्रिलवे, मिथुन राशि में जब सूर्य जाए उस समय में सुचे है अर्थात आषाढ़ मास के त्रिलवे यानी कि एक भाग जो होता है, तृतीयांश। ठीक है। तो तृतीयांश कहने का क्या मतलब है? तो जो आषाढ़ मास की जो दशमी है, ठीक है, आषाढ़ मास की जो दशमी है वहां तक ही कहने का मतलब है, त्रिलव का कहने का मतलब है कि प्रतिपदा से लेकर के दशमी तक का ही समय आषाढ़ मास का शुभ होता है जब सूर्य जो है मिथुन राशि में हो। क्योंकि उसके बाद जो है एकादशी से फिर अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, शयन हो जाता है। क्योंकि हरिशयन हो जाता है तो उसके बाद विवाह करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इसलिए यहाँ पर आषाढ़ मास का जो दशमी है वहां तक ही, जब सूर्य मिथुन राशि में रहे तो वहां तक ही विवाह ठीक होता है। तो ऐसे हम लोगों को पता चला कि जब सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे तो आषाढ़ मास के दशमी तक अच्छा समय होगा विवाह के लिए। सूर्य जब कुंभ राशि में रहेंगे उस समय अच्छा होगा। सूर्य जब मकर राशि में रहेंगे तो अच्छा होगा। सूर्य जब वृश्चिक राशि में रहेंगे तो अच्छा होगा। सूर्य जब वृष राशि में रहेंगे तो अच्छा माना जाएगा, और सूर्य जब मेष राशि में रहेंगे तो विवाह के लिए अच्छा माना जाएगा। फिर उसके बाद
दूसरा लाइन यहाँ पर दे रहे हैं कि अली मृगा जगते करपीडनम भवति कार्तिक पौष मधुस्वपी। अली अर्थात वृश्चिक, मृग मकर, अज मेष, इनमें गते गए हुए हों तो कब कब गए हुए हों, तो यहाँ पर मंथ दे दिए गए कार्तिक, पौष और मधु अर्थात चैत्र मास। तो ये जो मास है, ठीक है, ये जो मास है यहाँ पर किसके मास दे दिए गए हैं, ये मास चांद्र मास दिए हुए हैं। तो कहा कि अगर वृश्चिक राशि का सूर्य कहाँ पर हो, कार्तिक मास में, कार्तिक मास में वृश्चिक राशि का सूर्य हो, मतलब महीना तो कार्तिक चल रहा है लेकिन सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हो। उसी प्रकार से मकर राशि के सूर्य जो है वह पौष मास में हो, और फिर मेष राशि के सूर्य जो है चैत्र मास में हो, तो करपीडनम भवति, करपीडन अर्थात विवाह हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी इसको जानना चाहिए। जब सूर्य कार्तिक में, क्योंकि नॉर्मली जब सूर्य कार्तिक में रहेंगे तो सौर मास के हिसाब से कार्तिक में जब सूर्य रहेंगे तो सूर्य तुला राशि में रहेंगे, सातवीं राशि में। उसी प्रकार से जब पौष में सूर्य रहेंगे तो नौवीं राशि में रहेंगे, यानी कि धनु राशि में। और जब चैत्र में सूर्य मतलब चैत्र मास चल रहा होगा सौर के अनुसार, तो सूर्य जो है वह मीन राशि में रहेंगे नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर कह दिया कि जब वृश्चिक राशि के सूर्य कार्तिक महीने में रहे, मकर राशि के सूर्य पौष महीने में रहे और मेष राशि के सूर्य चैत्र महीने में रहे, तो भी विवाह किया जा सकता है। फिर यहाँ पर कुछ विशेष नियम बता दिए गए। तो कहा कि आद्य गर्भ सुत कन्योर द्वयोर जन्म मासव तिथौ करग्रहः नोचितोऽथ विबुधैः प्रशस्यते चेत् द्वितीय जनुषो सुतप्रदः। आद्य गर्भ सुत कन्ययोः, आद्य गर्भ अर्थात प्रथम गर्भ, पहली संतान, जो पहला जो गर्भ होता है वह सुत कन्ययो हो, चाहे वह पुत्र हो चाहे वह क्या हो, पुत्री हो। तो कहा कि द्वयो हो, उन दोनों का जन्म मास, जन्म मास में, जन्म भर अर्थात जन्म नक्षत्र में, और जन्म तिथौ, जन्म तिथि में, कर ग्रह न उचित, कर ग्रह अर्थात जो विवाह संस्कार होता है वह न उचित, उचित नहीं होता है। हमेशा अगर आप अपने बच्चे का विवाह करवा रहे हैं, तो अगर वो आपका पहला गर्भ है, कभी कभार क्या होता है कि गर्भ मिसकैरेज होने की वजह से दूसरा बच्चा पैदा होता है तो उसको लोग बड़ा बेटा या बड़ी बेटी मानते हैं, लेकिन वह पहला गर्भ कौन हो जाएगा जब मिसकैरेज हुआ है। तो क्या कहा कि अगर आपका प्रथम गर्भ है, आपका जो बेटा है अथवा बेटी है वह क्या है, प्रथम गर्भ है, तो उनका विवाह जो है उनके जन्म मास में नहीं करवाना चाहिए। मान लीजिए कोई ज्येष्ठ में पैदा हुआ है तो ज्येष्ठ महीने में उसका नहीं करवाना चाहिए विवाह। मान लीजिए कोई श्रावण में पैदा हुआ तो उसका श्रावण में नहीं करवाना चाहिए। इसी प्रकार से जन्म भाव अर्थात जन्म नक्षत्र, तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसी जन्म नक्षत्र में जो है वह विवाह नहीं करवाना चाहिए। उसी प्रकार से जन्म तिथि में भी विवाह नहीं करवाना चाहिए। कर ग्रह न उचित, न उचित अर्थात उचित नहीं है। ठीक है, फिर कहा कि अथ अनंतर द्वितीय जनुषो सुतप्रद विबुधैः प्रशस्यते। तृतीय जनुष चेत, द्वितीय जनुष अर्थात द्वितीय जन्म है, यानी कि प्रथम गर्भ न होकर के दूसरा गर्भ है, द्वितीय गर्भ है, तो सुतप्रद विबुधैः प्रशस्यते। सुतप्रद, वह जो विवाह होगा वह सुतप्रद यानी कि पुत्र उत्पन्न करने वाला होगा, ऐसा विबुधैः ही प्रशस्यते, ऐसा जो है बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इसके बारे में ऐसा बताया गया है, बताए हुए हैं। ठीक है, तो अगर द्वितीय गर्भ है कन्या अथवा लड़के का, तो आप जन्म मास, जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रथम गर्भ हो तब ये सबको त्याग देना चाहिए। फिर और एक यहाँ पर एक स्पेशल नियम बता रहे हैं कि ज्येष्ठ द्वंद्वम मध्यमम संप्रदृष्टम त्रिज्येष्ठम चेन्नैव युक्तम कदापि केचित सूर्यम वन्निगम प्रज्य चाहुर नैवान्योन्यम ज्येष्ठयोः स्यात् विवाहः। अब कह रहे हैं कि ज्येष्ठ द्वंद्वम मध्यमम संप्रदृष्टम, ज्येष्ठ द्वंद्वम अगर दो ज्येष्ठ हो, ठीक है, क्या हो, दो ज्येष्ठ हो, मान लीजिए ज्येष्ठ मास का समय हो और कन्या ज्येष्ठ हो, अथवा ज्येष्ठ मास का समय हो और वर ज्येष्ठ हो,
अथवा ज्येष्ठ मास में जन्मी लड़की हो और ज्येष्ठ मास में ही जन्मा हुआ लड़का हो, और जो मास है विवाह का मास वो कोई और हो। तो कहीं से भी मिलके दो ज्येष्ठ हो रहे हो तो मध्यमम संप्रदिष्टम, उसको मध्यम बताया गया है। ठीक है, दो ज्येष्ठ होंगे तो क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। फिर कहा कि त्रिज्येष्ठम चेत नैव युक्तम कदापि। त्रिज्येष्ठम, अगर तीन ज्येष्ठ होंगे, ठीक है, तीन ज्येष्ठ होंगे तो नैव युक्तम कदापि। मान लीजिए ज्येष्ठ कन्या है, ज्येष्ठ वर है, और ज्येष्ठ मास भी चल रहा है, तो ये जो तीन ज्येष्ठ हो गए, तो त्रिज्येष्ठम जो तीन ज्येष्ठ है वह नैव युक्तम कदापि, कदापि नैव युक्तम, कभी भी ऐसा जो संयोग है वह नहीं बनाना चाहिए। केवल ज्येष्ठ द्वंद्व अर्थात ज्येष्ठ मास या ज्येष्ठ कन्या, ज्येष्ठ मास या ज्येष्ठ वर, अथवा ज्येष्ठ ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कन्या और ज्येष्ठ वर, तो ऐसा संयोग ठीक है। लेकिन तीन ज्येष्ठ जहां पर होंगे वो कभी भी विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। फिर आगे केचित, जो कुछ आचार्य है, किसी किसी आचार्य के मत में क्या है कि सूर्यम वन्यगम प्रोज्य, सूर्यम जो सूर्य है वह वन्यगम, वन्य अर्थात कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र में गए हुए सूर्य को प्रोज्य अर्थात छोड़ करके, कृत्तिका नक्षत्र में गए हुए सूर्य को छोड़ करके चाहु नैव अन्योन्यम ज्येष्ठयोः स्यात् विवाह। ठीक है, अब कहा कि कृत्तिका नक्षत्र के सूर्य जो है उसको छोड़ करके अन्य जो रोहिणी और मृगशिरा के चरण में जब रहेंगे तो उस समय में किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया कुछ आचार्य ने। क्योंकि आपका जो इधर वो होता है, जब यहाँ पर त्रिज्येष्ठ मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि अगर कृत्तिका नक्षत्र का सूर्य हो तो उसको छोड़ करके उसमें किया जा सकता है विवाह। अन्य जो रोहिणी और मृगशिरा के दो चरणों में सूर्य के रहने पर विवाह हो सकता है, ये अन्य आचार्यों ने कहा। फिर आगे अन्योन्यम ज्येष्ठयोः विवाह न नैव स्यात्। अन्योन्यम ज्येष्ठयोः, अन्योन्यम ज्येष्ठयोः, अब कहा आगे अन्योन्यम अर्थात परस्परम, परस्परम ज्येष्ठयोः विवाह न स्यात् नैव स्यात्। परस्पर जो है दोनों ज्येष्ठ हो तो विवाह नैव स्यात्, विवाह नहीं करना चाहिए। तो जो प्रथम लड़का भी प्रथम गर्भ हो और लड़की भी प्रथम गर्भ हो तो ऐसे समय को त्याग देना चाहिए, और कोशिश यही करना चाहिए कि ऐसे समय को त्याग के जब अन्य समय हो उस समय में विवाह किया जाए। तो आज के लिए हम लोग कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, फिर पुनः अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। जय श्री राम।